सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण सत्र 2020-21 में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। कक्षा षष्ठी के विषय गणित के दूसरे अध्याय पूर्ण संख्याएं, इनका अध्ययन हम पहले से करते आ रहे हैं। अब हम इस आज के भाग में इस अध्याय के अगले प्रकरण का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप पहले के भागों में पढ़ चुके हैं, प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 1 और 2 आप पहले हल कर चुके हैं। आज हम इस प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न संख्या 2 से आगे 3, 4, 5, 6 और 7 के हल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो मैंने आपको यहाँ पर उदाहरण द्वारा कुछ प्रश्न समझाए हैं। उन उदाहरणों को समझते हुए प्रश्नावली के जो प्रश्न दे रखे हैं उन्हें आप हल करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्नावली 2.2 का प्रकरण जो है रहेगा, प्रश्नावली 2.2 के कुछ प्रश्न हैं। तो पहला प्रकरण है सरलीकरण द्वारा हल करना। यहाँ पे आपको उदाहरण द्वारा समझाने की कोशिश की गई है। उदाहरण 1 प्रश्न लिखा है मान ज्ञात करो। तो ऐसा का ऐसा प्रश्न आपको प्रश्नावली 2.2 का तीसरा प्रश्न जो है इस प्रकार हल आपको करना है। तो हम इन दोनों उदाहरणों को समझेंगे, फिर उनको समझते हुए आप प्रश्नावली के तीसरे प्रश्न को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं, समझते हैं इस उदाहरण द्वारा कि इनको कैसे सरलीकरण द्वारा कम समय में इनको आसानी से हल कर सकते हैं। लिखा है मान ज्ञात करो। उदाहरण 1 में लिखा है 256 इंटू 22 प्लस 256 इंटू 8। दूसरा है 36 इंटू 152 प्लस 4 इंटू 152। अब आप इनको कई तरीक़ों से हल कर सकते हैं। जैसे कि आपने पहले 256 और 22 को गुणा कर देंगे, इसी प्रकार 256 और 8 को भी आप गुणा कर देंगे। फिर इन दोनों के जो उत्तर आते हैं उनको आप जोड़ देंगे तो आपको इनका उत्तर आसानी से प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर आपको और इसको सरल तरीके से करना है तो इस विधि सरलीकरण द्वारा इन्हें हल करना हम सीखेंगे। तो देखते हैं कि इन दोनों, इस पहले उदाहरण में प्लस का निशान है और कुल 4 पद है। 4 पद में 2 बार गुणा का निशान है और 1 बार प्लस का। तो देखना है कि हमें नियम पता है कि सबसे पहले गुणा भाग करते हैं, उसके बाद जोड़ और बाकी करते हैं। तो देखते हैं कि इन दोनों पदों में दोनों पद, पहला पद मान लो यहाँ से यहाँ तक 256 इंटू 22 और दूसरा है 256 इंटू। तो ऐसी संख्या जो दोनों में आती है उसको हमें कॉमन लेना है। क्या लेना है? उसको हमें कॉमन लेने का अर्थ है उस संख्याओं को एक बार लिख देंगे बाहर और फिर कोष्टक बना के जो संख्या बच जाती है उनको हम लिखेंगे। जो समान संख्या होती है उसको कोष्टक के बाहर लिखना है। दोनों में समान संख्या थी 256, तो उसको हमने बाहर लिख दिया है। फिर यहाँ से 256 को हमने बाहर लिख दिया तो यहाँ पे बचा 22, तो 22 को हमने कोष्टक के अंदर लिखा है। इसी प्रकार इन दोनों में से भी हमने 256 बाहर लिख दिए थे तो बच गया 8, तो 8 को हमने उसके अंदर लिखा है। समझ में आया होगा आसानी से। एक बार वापस सुनना, देखना है वीडियो को ताकि आप आसानी से समझ पाओ। अभी हम उदाहरण दूसरा करेंगे तो उसमें भी इसी प्रकार समझने का प्रयत्न करेंगे। फिर यहाँ पर 256 की जगह 256 ही लिखना है और कोष्टक वाली संख्या के बीच प्लस का निशान है तो उनको हम जोड़ देंगे। 22 और 8 होते हैं 30 और इनके बीच इंटू का निशान है इसलिए इंटू। अब आप इन दोनों संख्याओं को आसानी से गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा 7680, जो सरल तरीके से हल कर सकते हैं। इसी प्रकार दूसरे उदाहरण में समझ आए कि दोनों पदों में कौन सी संख्या समान है। तो दोनों में 152 जो है इधर भी आ रही है और 152 इधर भी आ रही है। तो आपको जैसा बताया गया है जो संख्या समान होती है उसको कोष्टक के बाहर लिखना है। तो 152 को हमने बाहर लिख दिया है और कोष्टक के अंदर आपको असमान संख्या लिखनी है। तो एक तो असमान संख्या थी 36, उनके बीच निशान है प्लस का तो प्लस, और 4 बचे तो 4। फिर हमने इन दोनों को जोड़ दिया, 36 और 4 होते हैं 40 और इधर 152 यूँ क्यों रहेंगे। फिर 152 और 40 को गुणा करने पर 6080। तो ऐसा करते हैं आप आएगा। तो इसी प्रकार इन दोनों उदाहरणों को समझते हुए इनको कक्षा कार्य के 2.2 का प्रश्न संख्या 3 आप इस करेंगे। आइए हम इसके अब अगले उदाहरण को समझते हैं। अगला टॉपिक है गुणधर्म का प्रयोग। गुणधर्म का प्रयोग करते हुए हल करो। यहाँ पर मैंने आपको 2 उदाहरण समझाने के प्रयत्न किए हैं। इन दोनों उदाहरणों को समझते हुए आप पुनः प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न संख्या 4 को समझने का प्रयत्न
करेंगे और उसे हल करेंगे। तो आइए गुणधर्म का प्रयोग कैसे करते हैं। यहाँ पर संख्या लिखी है 562 इंटू 106। संख्या बहुत बड़ी है, अगर आप गुणा करने बैठो काफ़ी समय लग सकता है। इनको सरल तरीके से कैसे करना है उसे हम अब सीखेंगे। यहाँ पे 761 इंटू 1005। तो देखना है दोनों संख्याओं के अंदर 100 के आसपास या 1000 के आसपास कौन सी संख्या है। तो हमारे यहाँ पे एक तो है 562 और है 106। तो दोनों में हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि 106 जो है 100 के आसपास है। इसी प्रकार दूसरे उदाहरण के अंदर आप देखेंगे इन दोनों संख्याओं में से ऐसी संख्या जो 100 के आसपास होगी या फिर 1000 के आसपास होगी। तो आप आसानी से देख के पता लगा सकते हैं कि 1005 जो है वो 1000 के पास है। तो इसमें गुणधर्म का प्रयोग कैसे करना है। जो संख्या आपके 100 या 1000 के आसपास है उस संख्या को दो भागों में लिखना है। ध्यान से सुने, जो संख्या या तो 10 के आसपास है या 100 के आसपास है या 1000 के आसपास है, यानी शून्य वाली संख्याओं के आसपास है, उसको आप दो भागों में लिखेंगे। जैसे कि 562 को यूं का यूं लिखना है और 106 को मैंने दो भागों में लिख दिया, 100 और प्लस का 6, मतलब 100 और 6 जोड़ने पर वापस कितने हो जाते हैं 106। तो इसको दो भागों में लिखना है, जीरो वाली संख्या के आसपास लिखना है। इसलिए यहाँ पे 1005 था, उसको भी हमने दो भागों में लिखा है 1000 प्लस 5। तो 1000 और 5 जोड़ने पर वापस कितने हो जाते हैं 1005। तो इसको दो भागों में लिखने पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। दो भागों में लिखने का कारण क्या है, क्योंकि हम इनको आसानी से हल कर सकते हैं। फिर यहाँ पर 100 प्लस 6 लिखा है, तो इस 562 को एक बार हम 100 के साथ गुणा करेंगे और इसी 562 को एक बार हम इस 6 के साथ गुणा करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे। तो एक बार 100 के साथ गुणा करना है 562 को, बीच में प्लस का निशान तो प्लस ही लगाना है, और बस 562 को 6 से गुणा करना है। तो 562 इंटू 6। सबको समझ आया होगा। अब आप इन दोनों को आसानी से गुणा कर सकते हैं। तो गुणा करने का तरीका 562 को यूं का यूं लिखना है और यहाँ पर 2 जीरो है तो 2 जीरो आप लिख सकते हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि इसको आपको गुणा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे अब आपके पास एक अंक का ही गुणा है 562 इंटू 6। इन दोनों आप आसानी से गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा 3372। फिर इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे तो उत्तर आएगा 59572, जो इनका गुणनफल है। अब इसको भी हम समझते हैं। इसको हमने दो टुकड़ों में लिख चुके थे, 1000 प्लस 5। फिर एक बार 761 को 1000 से गुणा करना है और 761 को वापस 5 से गुणा करना है। 761 को 1000 से गुणा करने का तात्पर्य सीधा ही लिख सकते हैं आप 761 और पीछे 3 जीरो है तो 3 जीरो। और यहाँ पे इन संख्याओं को आसानी से गुणा किया हमने 3805। इन दोनों को हमने जोड़ दिया, उत्तर आया 7,64,805। तो इस उदाहरण को समझते हुए आप प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 4 आप करेंगे। अब देखते हैं इस प्रश्नावली 2.2 का अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 5 इस प्रश्नावली का है जो हम समझाएंगे। उसके बाद इसके अन्य जो बचे प्रश्न हैं आप गृह कार्य के रूप में हल करेंगे। 5वां प्रश्न दिया, किसी टैक्सी ड्राइवर ने अपनी गाड़ी की पेट्रोल टंकी में, गाड़ी में वो पेट्रोल भरवा रहा है, सोमवार को उसने 40 लीटर पेट्रोल भरवाया। कब भरवाया उसने? सोमवार को। और अगले दिन यानी मंगलवार को उसने कितना लीटर भरवाया? 50 लीटर पेट्रोल भरवाया। यदि पेट्रोल का मूल्य 44 रुपये प्रति लीटर था तो उसने कुल कितना व्यय किया? तो आपको उसने गाड़ी में 2 दिन में जितना पेट्रोल भरवाया है उन दोनों दिनों का मूल्य निकालना है। तो एक दिन तो भरवाया उसने 40 और एक दिन भरवाया उसने 50। तो आइए हम इसको हल करेंगे गुणधर्म वाले नियम से। तो पहले हम लिख देते हैं, सोमवार को पेट्रोल भरवाया उसने 40 लीटर, अगले दिन यानी मंगलवार को पेट्रोल भरवाया था उसने 50 लीटर, ये प्रश्न में दे रखा है। और पेट्रोल का मूल्य जो था वो है 44 रुपये प्रति लीटर, जो हमें प्रश्न में दे रखा है। अब आप क्या करेंगे, जो दोनों दिन उसने पेट्रोल भराया था कुल पेट्रोल का पता लगा देंगे। एक दिन भरवाया उसने 40, दूसरे दिन भरवाया उसने 50। इन दोनों को जोड़ देंगे, फिर जो भी जोड़ने पर कुल पेट्रोल आएगा उसको आप पेट्रोल के मूल्य से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे हमने इसको हल किया है। पेट्रोल का कुल मूल्य 44 रुपये के हिसाब से है और पेट्रोल कुल को जोड़ना तो 40 प्लस 50 होते हैं 90, दोनों को गुणा कर दिया 3960 रुपये। अतः 3960 रुपये था। तो ये जो प्रश्न संख्या 5 हमने समझा है, उसी प्रकार आप इन जितने भी उदाहरण, आइए अब हम बात करते हैं आज के गृह कार्य की।
तो गृह कार्य प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 3, इसके अंदर 4 प्रश्न दे रखे हैं। तो जो मैंने आपको पहले उदाहरण में समझाया था उनको आप इस तरीके से हल करेंगे। फिर दूसरे उदाहरण में मैंने जो आपको समझाया, उपयुक्त गुणों का प्रयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात करो। तो ये भी आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे 103 को 100 + 3 लिखना है, 102 को 100 + 2 लिखना है, 1008 को 1000 + 8 लिखना है, 1005 को 1000 + 5 लिखते हुए करना है। उसके बाद छठा प्रश्न, जो मैंने आपको इस प्रश्नावली का 5वां प्रश्न समझाया है, उसी प्रकार इसको हल करना है, सेम टू सेम रहेगा। केवल यहाँ पर दूध का हिसाब आपको करना है। दे रखा है कोई दूध वाला एक होटल को सुबह 32 लीटर दूध देता है और शाम को 68 लीटर दूध देता है। यदि दूध का मूल्य 45 रुपये प्रति लीटर है तो दूध वाले को प्रतिदिन कितनी धनराशि प्राप्त होगी, ये आप आसानी से कर सकते हैं। फिर 7वां है, निम्न को सुमेलित करना है। जो आप पहले आपको गुणधर्म पढ़ाए गए हैं उनके आधार पर इनको सुमेलित करना है। यह आज का गृह कार्य रहेगा। अगले भाग में हम इसके अगले अध्याय का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।